हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पंकज मैथ्स पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हो तो ये सेशन आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले ये आईबीपीएस क्लर्क का 13th ईयर होगा। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई थी क्लर्क की वो 12 था, तो ये 13th एग्ज़ाम है आईबीपीएस क्लर्क का। इसके आगे जो एग्ज़ाम होंगे वो आईबीपीएस क्लर्क 14th रहेगा, है ना। नाउ ये बेसिक चीज़ें, ये तो आप सबको पता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेट्स हैं जो आपको जानना है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानते ही हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हो, आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। आईबीपीएस मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, राइट। पोस्ट का नेम क्लर्क है। वैकेंसीज कितनी हैं? तो अभी फिलहाल 4045 वैकेंसीज हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी स्टेट से कितनी वैकेंसीज है, कितने बैंक ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया है ना। तो ये सारी चीज़ें आगे के सेशन में देखेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए इस सेशन में। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है। ओके, नाउ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये आपका 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये लास्ट डेट जो है इसका 21 जुलाई तक है। तो आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, है ना। तो 1 से 21 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन आप 21 जुलाई का वेट मत करना, आप उसके पहले फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। एग्जाम का मोड, एग्जाम ऑनलाइन होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इसका? तो क्लर्क में पहला एग्जाम आपका प्रीलिम्स का होता है, देन उसके बाद मेंस होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। जितने भी क्लर्क एग्जाम है आईबीपीएस जो कंडक्ट करती हैं तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है? एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके आगे मैं डिटेल में बताऊंगा और भी क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो हम आगे के सेशन में आगे स्लाइड में देखेंगे। नाउ एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट आपकी 20 ईयर्स से 28 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, एप्लीकेशन फीस जो है ओपन कैटेगरी के लिए, जो लोग ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 850 रुपीज़, एंड जो लोग एससी हैं, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 175 रुपीज़ एप्लीकेशन की फीस है। इसका वेबसाइट www.ibps.in, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा करके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और क्या क्या चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट, एग्ज़ाम डेट की बात कर ले। अभी जैसे पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था कि इसकी नोटिफिकेशन आई थी 1 जुलाई को। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज तो 3 जुलाई है ना, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट अभी जैसे मैंने बताया 21 जुलाई है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड, आपकी जो एग्जाम होती है उसके पहले उसकी एडमिट कार्ड आती है, तो अभी तक उसका डेट फिक्स नहीं है कि उसकी एडमिट कार्ड कब आएंगी प्रीलिम्स की। एग्जाम डेट की बात कर ले तो प्रीलिम्स का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। इसकी एग्जाम्स होंगी आपकी 26 अगस्त, 27 अगस्त एंड 2 सितंबर। तो दोस्तों जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो आप समझ के चलो पूरा का पूरा जुलाई आपके पास है ना, और उसके बाद अगस्त। तो मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स हैं आपके पास। तो इस 2 मंथ्स में आप सही ढंग से प्रिपरेशन करिए, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्लर्क का, है ना। नाउ मेंस की बात कर ले तो मेंस का डेट अभी तक इसका एडमिट कार्ड का डेट नहीं है, वो तो बीच में आ जाते हैं, है ना, प्रीलिम्स के बाद, इसलिए इसका डेट अभी फिक्स नहीं है। और मेंस एग्जाम की बात करेंगे तो इसकी एग्जामिनेशन 7 अक्टूबर को होने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं यहाँ पे हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है टोटल 405 है, 4045 दोस्तों। एज कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स में जो वैकेंसीज आई थी उससे अभी ये कम है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, वो नॉट रिपोर्टेड है ना, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। कौन कौन से बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है वो मैं आगे की स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैं ये भी आपको बता देता हूं कि जितनी भी वैकेंसीज है क्लरिकल की, जो वैकेंसीज होती हैं
ये स्टेट वाइज आती हैं। ये मैं ओवरऑल पूरी स्टेट का मिलाकर के वैकेंसीज बता रहा हूँ जो कि 4045 है, बट ये स्टेट वाइज होती हैं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट की वैकेंसीज, इसमें से कुछ वैकेंसीज होंगी जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए होंगी, इसमें से कुछ वैकेंसीज होंगी जो कर्नाटका के लिए होंगी, कुछ वैकेंसीज ऐसी होंगी जो आपकी यूपी के लिए होंगी, बिहार के लिए होंगी। तो ये अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसीज होती है, बट पूरे स्टेट्स के मिला करके अभी फिलहाल 405 है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वैकेंसीज अभी बढ़ने वाली हैं। ओके, नाउ सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है क्लरिकल की वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि 674 है। 674 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश में। सेकेंड वैकेंसीज है महाराष्ट्र में 527 है, आउट ऑफ दिस 4045। ऑलराइट, थर्ड हाईएस्ट है आपका 393 जो कि मध्य प्रदेश में है, और बाकी उसके बाद इससे कम है। ओके, चलिए, तो महाराष्ट्र, जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि 527 वैकेंसीज, और इसमें भी आगे हो सकता है बढ़ेंगी वैकेंसीज, और सबसे ज़्यादा तो यूपी में है। ओके, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, स्टूडेंट भी ज़्यादा है वहाँ पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसीज की स्टेट वाइज, तो जैसे आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पे ये तो यूटी की कैटेगरी में आता है, तो इसमें कोई भी वैकेंसीज नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे SC 0, ST 0, OBC 0, EWS 0, जनरल 0, टोटल कोई भी वैकेंसीज नहीं है ना। अंडमान निकोबार से कोई भी वैकेंसीज नहीं है। चलो हम दूसरे जगह की बात करते हैं। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तो आंध्र प्रदेश में टोटल कितनी वैकेंसीज है? 77, आउट ऑफ विच आप यहाँ पे देख सकते हैं HI, OC, VI, ID, EXS। HI मीन्स क्या? हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, इस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से ये अलग अलग जो पर्सन होते हैं डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप जिस स्टेट से भी हो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे असम में टोटल वैकेंसीज कितनी है? 77 है। बिहार में टोटल 210 वैकेंसीज हैं। चंडीगढ़ में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो टोटल 84 वैकेंसीज हैं। आप ये देख सकते हैं। ओके, दादर एंड नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं। देन दिल्ली की बात करें टोटल 234 वैकेंसीज है दिल्ली में। अगर हम बात कर ले गोवा की, तो यहाँ पे टोटल 36 हैं। गुजरात में 239 है। हरियाणा में 174 है। हिमाचल प्रदेश में 81 है। जम्मू एंड कश्मीर में 14 है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 52 ही है। कर्नाटका में 88 है। केरला में 52 है। लद्दाख में नहीं है, यूटी की कैटेगरी में आता है। ये लक्षद्वीप में भी नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 393 है। महाराष्ट्र 527, टोटल वैकेंसीज कितनी है यहाँ पे? 527। एंड मणिपुर की बात करें तो टोटल यहाँ पे कितनी है? 10 वैकेंसीज है मणिपुर में। मेघालय की बात कर लें तो मेघालय में भी टोटल 1 है। मिजोरम 1 है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप जिस भी उड़ीसा में 57 है, ये 0 है। पंजाब में 321 है, पंजाब में भी अच्छी खासी है 321। राजस्थान की बात कर ले तो 169 है। सिक्किम में 0 है। तमिलनाडु में कितना था? तमिलनाडु में है आपका 142। तेलंगाना में है 27। त्रिपुरा 15। उत्तर प्रदेश 674, ये तो पहले ही बताया था मैंने। उत्तराखंड में 26 है। एंड देन वेस्ट बंगाल 241। अरुणाचल प्रदेश 6, है ना। तो दोस्तों ये सब वैकेंसीज थे। नाउ अब यहाँ पे बात करें, अब देखो ये तो वैकेंसीज की बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये हैं कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे इसका, तो उसके लिए आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, है ना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अगर आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं पता है तो मैं ये बता दूंगा लास्ट में कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे करना है। नाउ दोस्तों, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आप पहली बार अप्लाई करें, जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे या एग्ज़ाम दिया होगा तो सबके पास ईमेल आईडी होता है। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हो, अभी तक आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो एटलीस्ट आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जिस पे जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके मेल पे आते हैं, है ना। तो एक ईमेल आईडी आपको क्रिएट कर लेना है।
फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो साइज होती हैं वो आपको स्कैन करके रखना है, और एप्लीकेशन फ़ी ये भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी भी आपको ऑनलाइन पे करना है। नाउ एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इसकी भी बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है, अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST या PWD कैटेगरी से तो आपके लिए 175 है, और अगर आप जनरल एंड बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है 850 रुपीज़ है। ओके, नाउ एज लिमिट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज लिमिट जो है क्लरिकल के लिए ये 20 से 28 ईयर्स हैं। 20 से 28 साल के अगर आप हैं, आपकी एज अगर 20 से 28 ईयर्स के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनकी एज 27/1995 के पहले नहीं है और 17/2003 के बाद में नहीं है, वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं एज वाइज। उसके अलावा कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन होती हैं कुछ कैटेगरी के लिए, जैसे अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट मीन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, या तो अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मीन्स जो भी एज है, जैसे 28 ईयर्स है एज यहाँ पे, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 28 + 5 दैट मीन्स आप 33 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। तो अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसी तरह से जो PWD है उनको 10 ईयर्स, एक सर्विस वैन वालों के लिए भी यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन होता है, वो अप टू 50 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो विडो हैं, वैसे जो हैं विडोज, डिवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है एज कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल और 38 ईयर्स फॉर OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC ST कैटेगरी, तो उनके लिए एज लिमिट है। एंड जो पर्सन अफेक्टेड है 1984 के राइट्स में, उनके लिए 5 ईयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो। ओके, ऑलराइट। नाउ अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले भी बताया है आपको, फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है मीन्स आपके पास होना ही चाहिए। जैसे अब क्या है ये कंप्यूटर लाइक नॉलेज, जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कहीं ना कहीं आपको ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल है ना। ये मैंडेटरी है दोस्तों, ये मैंडेटरी है, होना चाहिए आपके पास। ओके, नाउ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लरिकल की एग्ज़ाम जो होती हैं वो स्टेट वाइज होती हैं, ठीक है। तो क्लरिकल की एग्ज़ाम स्टेट वाइज होती हैं। तो बेसिकली क्लर्क का काम क्या होता है, मेनली अगर हम बात करें क्लर्क का, तो कस्टमर इंटरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मेन काम होता है कस्टमर से इंटरेक्ट करना। तो सपोज़ आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो, महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपको मराठी लैंग्वेज आपको आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यूपी स्टेट से बिलोंग करता है या राजस्थान से बिलोंग करता है जिसको हिंदी आता है, या बिहार से बिलोंग करता है उसको मराठी नहीं आता है, तो वो अप्लाई कर तो सकते हैं, बट जब आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है देन उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं LPT, दैट मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हो किसी दूसरी स्टेट से, तो ये कंफर्म हो लेना कि उस पार्टिकुलर स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज आपको नहीं आती हैं तो फाइनली लास्ट में आपको नहीं रखा जाएगा वहाँ पे। इस टेस्ट में भी आपको पास होना चाहिए। तो यही चीज़ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी। कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच वैकेंसीज अ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई इज प्रेफरेबल। जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। नाउ
पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, कितने बैंक हैं जो अभी इस ईयर 2023 की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? तो दोस्तों इसमें टोटल 11 बैंक्स हैं जो कि अभी पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टिसिपेट किया है अभी इस रिक्रूटमेंट में आईबीपीएस क्लर्क 2023 में। ओके, नाउ लैंग्वेज की बात कर ले। जैसे अभी जो एग्ज़ाम आप देंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन का लैंग्वेज क्या होगा? तो दोस्तों जो क्लरिकल की एग्ज़ाम होती हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज तो होते ही हैं, बट क्लरिकल के एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा एक रीजनल लैंग्वेज भी आपके लिए डाला गया है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के अलावा आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मराठी लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेट, जैसे अगर मैं बात कर लूँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है तो तेलुगु में भी पेपर होगा। असम की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी एंड असामी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। गोवा की बात करें, इंग्लिश, हिंदी एंड कोंकणी जो लैंग्वेज है वहाँ पे, गुजरात में इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। तो आप जिस पार्टिकुलर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उस रीजनल लैंग्वेज में भी आपका पेपर रहेगा, है ना। तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो उस पार्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है यहाँ पे क्लरिकल का? तो बेसिकली जो क्लरिकल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं। पहला फेज़ होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें जब आप पास कर जाते हैं तो आप मेंस में जाते हैं। कुछ टाइम गैप होता है, 1 मंथ का गैप रहता है, वो डेट वाइज होता है, जैसे अभी डेट आया हुआ था तो मिनिमम 1 मंथ का तो गैप रहता है लगभग। तो दोस्तों पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है जिसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं। प्रीलिमिनरी जब आप पास कर जाते हैं तो आपका मेंस होता है, और मेंस के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके क्लरिकल के एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। जैसे ही आपने मेंस क्रैक किया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बाकी उसके बाद मेडिकल होगा, बाकी कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है क्लरिकल के एग्ज़ाम में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स और मेंस ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, है ना। तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मीन्स प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो ये चीज़ें इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो दोस्तों प्रीलिम्स में आपके पास 3 पेपर होते हैं। एक तो आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी आप यहाँ पे बोल सकते हो। देन आपका रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग एबिलिटी, एंड देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली क्लरिकल में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। एवरी एग्ज़ाम 3 सेक्शन में है। मैथ्स से 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट्स का टाइम है। रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट्स का टाइम है। एंड इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए, 20 मिनट्स का टाइम है। तो बेसिकली प्रीलिम्स में आपके पास 1 आवर का टाइम होता है एंड टोटल 60 क्वेश्चंस, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है 100 मार्क्स के लिए। एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको नोट करने की ये ज़रूरत है कि आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। एवरी सेक्शन में आपको पास करना है। इंग्लिश में सेपरेट पास करना है, जो मैथ्स का कट ऑफ है वो क्लियर करना है, जो रीजनिंग का कट ऑफ है वो क्लियर करना है। तो सेपरेट कट ऑफ भी क्लियर करना है और इसका जो ओवरऑल कट ऑफ होगा वो भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नाउ जब आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। तो मेंस का क्या पैटर्न है? तो अगर हम मेंस की बात करें तो दोस्तों इस बार जो 2023 का मेंस का एग्जाम पैटर्न है उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सबसे पहले, इससे 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। यहाँ पे भी सेक्शन वाइज टाइमिंग होती है। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स का टाइम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स का टाइम है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जीके की बात करें तो यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए एंड 35 मिनट्स का टाइम है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि रीजनिंग, मैथ्स और जीके इन सबसे 50-50 क्वेश्चन है। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन है ना। तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स 60 है,
रीजनिंग में क्वेश्चन देख लो, ध्यान देना, क्वेश्चन कितने हैं 50, लेकिन कितने मार्क्स है 60 मार्क्स के लिए है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जीके में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। बट यहाँ पे रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स मीन्स क्वेश्चन की डिफिकल्टी के ऊपर रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये 50 क्वेश्चन है, टोटल 60 मार्क्स है। टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम ऑलरेडी मैंने बता दिया। टोटल 190 क्वेश्चन है यहाँ पे मेंस में 200 मार्क्स के लिए, एंड टोटल ड्यूरेशन जो है इसका 160 मिनट है। ठीक है, आई बिलीव आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो 2 ही फेज में एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, इंटरव्यू नहीं होता है। चलिए दोस्तों, लास्ट में ये जान लेते हैं कि इनका कट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि कट ऑफ कितना होता है। तो कट ऑफ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना कट ऑफ बनता है। बेसिकली कट ऑफ अलग अलग फैक्टर्स पर डिसाइड किया जाता है कि उस ईयर की वैकेंसीज कितनी थी, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी है। तो ये सभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे। तो जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में जनरल का कट ऑफ गया था 76.5 मार्क्स आउट ऑफ 100। वहीं अगर हम EWS की बात कर ले तो 76.5 था, और OBC की बात कर ले तो 76.5 था यहाँ पे, है ना। असम की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 80.75, यहाँ पे EWS का भी वही था 80.75, ST कैटेगरी का गया था 75.75, बिहार का गया था 87.75। तो इसमें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका गया था यहाँ पे, आई थिंक उत्तराखंड का है 89.50, राइट। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है आपका उत्तराखंड का गया है 89.50 था। ठीक है, और सबसे कम कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे कम कट ऑफ तो आपको दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र का। सबसे कम कट ऑफ आपका गया है महाराष्ट्र स्टेट का, है ना। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर कुछ भी डाउट रहे, कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहे तो डेफिनेटली बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर समझाने का तरीका, बताने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की और भी नोटिफिकेशन जो आएंगे वो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। एंड ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।